क्या? हाँ भाई, पहले तुम अपना डाउट बताओ। उसके लिए करना होता है, कुछ करा था? एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मैंने करवाया कहाँ तक था ये तो बता दो जरा। तुम याद दिला दिया करो ऐसी ऐसी चीजें ना मेरे को। एग्जाम्पल 8। ना आरडी में से करवा रहा था ना। हाँ बताओ, आज ही कर दूं खत्म? ठीक है ठीक है, अभी कर रहा हूँ खत्म। एक काम करो, कौन सा करना है? सर्कल्स। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। एक्सरसाइज 9.1 एक ही एक्सरसाइज है, इसका 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टॉवर. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. दोबारा क्वेश्चन बताऊंगा। A straight highway leads to the foot of a tower. तो एक ना टॉवर है यहाँ पर, ए बी, और एक हाईवे है जो इसके टॉवर के फुट तक पहुंचता है। ठीक, तो वो क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टॉवर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टॉवर। एक आदमी है जो टॉवर के टॉप पर खड़ा हुआ है और वो एक कार को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो वो ये देखता है कि एक कार जो है वो टॉवर के टॉप पर खड़ा हुआ है और टॉवर के टॉप पर खड़ा हुआ एक कार को देखता है। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो होता है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 30 डिग्री। अच्छा, उसके बाद विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टॉवर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पर सी पॉइंट पर एक कार है। अच्छा, एक बात बताइए, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी तो 30 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? वो कहते हैं विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टॉवर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो कार है उसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड है, तो मैं ये कह दूंगा लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार बी x मीटर पर सेकेंड। तो कार की जो स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, उसको हमने मान लिया x मीटर पर सेकेंड। 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. तो 6 सेकंड बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो 6 सेकंड के बाद देखा उसने, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बढ़ गया, और बढ़कर कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो भाई इधर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी 60 डिग्री हो गया, और ये टॉवर है ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन है। इसके बाद ये बोल रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टॉवर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से टॉवर के फुट तक पहुँचने में कार को कितना टाइम लगेगा, वो टाइम बताना है आपको। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो इसमें दे नहीं रखी हैं, बस एंगल ही एंगल दे रखा है, और ये बताया है कि 6 सेकंड्स में कार यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच जाती है। तो हम ये कहेंगे
A straight highway leads to the foot of the tower. Man standing at the top of the tower, depression which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. So, for car going from C to D, तो सबसे पहले हमने ये कहा कि कार जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वो C से D तक जा रही है. फॉर कार गोइंग फ्रॉम C टू D, तो सबसे पहले तो कार C से D तक ही जाएगी. तो हमने ये कहा कि इसकी स्पीड कितनी है, x मीटर पर सेकंड. ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो कितना है, डिस्टेंस है CD, C से लेकर D तक वाला डिस्टेंस हो गया CD. ठीक है, और जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड्स. ठीक है, क्या दे रखा है उन्होंने यही बोला है ना कि 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. तो पहले यहाँ पर थी कार और 6 सेकेंड्स के बाद में उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बदलकर 60 डिग्री हो जाता है. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, d इज इक्वल टू s इंटू टी. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो CD किसके इक्वल हो गया, CD हो गया स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 6x के बराबर, 6x मीटर. यहाँ तक क्लियर, सही है. अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे टॉवर की हाइट कितनी है मुझे नहीं पता, इसको मैं बोल दूंगा h. अब हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, tan 30 degree is equal to perpendicular upon base. tan 30 degree is equal to perpendicular, यानी कि AB और बेस मतलब BC, तो AB अपॉन BC. और tan 30 डिग्री कितना हो गया, 1/√3 H अपॉन BC. तो BC इज इक्वल टू हो गया √3H. BC हो गया √3H. अब बात करेंगे ट्राइंगल ABD की. इन ट्राइंगल ABD tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD. तो tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, और AB कितना है, H अपॉन BD. तो BD √3 इज इक्वल टू H. तो BD कितना हो जाएगा, H अपॉन √3. ठीक है जी, BD हो गया H अपॉन √3. तो मेरे पास BD की वैल्यू आ गई, BD की वैल्यू आ गई, और हमारे पास BC की वैल्यू है, BC है, BD है, और CD है 6x. ठीक है, तो ये H की टर्म्स में तो आ जाएगा. ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. ठीक है, तो टाइम टेकन बताना है हमको. BD आ जाएगा, BD आ जाएगा, BD आ गया H अपॉन √3, है ना, वो x की टर्म्स में आ सकता है. ठीक है, अब ये करेंगे हम कि ये जो पूरा का पूरा लेंथ है ना BC, इसको ऐसे लिखेंगे BD प्लस CD. BD प्लस CD इज इक्वल टू BC. बता दीजिए, समझ गए भाई, ये टुकड़ा BD है, ये टुकड़ा CD है, दोनों को ऐड करेंगे BC के इक्वल हो जाएगा. और BD की वैल्यू कितनी है, H अपॉन √3, प्लस CD कितना निकाला हमने, 6x. 6x इज इक्वल टू BC है √3H इतना हो गया.
अब यहाँ से हम क्या निकालना चाहेंगे, यहाँ से मेरे पास आ जाए h की वैल्यू x की टर्म्स में, हो जाएगा, और बी डी, अरे रुको तो सही 1 मिनट, सिक्स एक्स √3h माइनस h अपॉन √3, ठीक है। तो 6x इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो √3 इंटू √3 3h माइनस h अपॉन √3, ठीक है। और 6x इज इक्वल टू 3h माइनस h इज 2h अपॉन √3, 2 3 ज़ा 6, तो x कितना हो जाएगा, h अपॉन 3√3, x की वैल्यू आ गई हमारे पास h अपॉन 3√3, ठीक। अच्छा जी, अब हम ये कहेंगे कि फॉर कार गोइंग फ्रॉम D to B, कार जब D से B की तरफ जाती है तो हमको यही तो बताना है कि उसको D से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब D से B तक जाने में हमने ये कहा कि जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, DB बोलो या BD बोलो एक ही बात है, और BD की वैल्यू हमें पता है h अपॉन √3, h अपॉन √3, ठीक है। और स्पीड उन्होंने क्या बोला था, अ कार गोइंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब वो x मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक x मीटर पर सेकंड ही उसकी स्पीड रहेगी, और उसकी स्पीड तो यही रहने वाली है x, और x की वैल्यू क्या है, h अपॉन 3√3, h अपॉन 3√3। तो टाइम निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, h अपॉन √3, स्पीड कितना है, h अपॉन 3√3 इंटू टाइम। न्यूमरेटर में इधर भी h इधर भी h, कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट पता है क्यों हो रहा है, ये कैंसिल आउट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बीच में एडिशन का साइन हो तब कैंसिल मत कर देना कि अच्छा यहाँ पर भी बीच में जो है एडिशन का साइन था तो मैं तो इस h से भी इस h को काटूंगा। एडिशन में नहीं कटता ऐसे, मल्टीप्लिकेशन होता है तभी कटता है, ठीक है। तो ये गलती मत करिएगा। अब यहाँ पर h से h कट गया, डिनोमिनेटर में √3 या √3 से √3 कट गया, तो इधर क्या बचा 1, और इधर क्या बचा t अपॉन 3, 3 इधर चला गया, 3 1 जा 3, तो t की वैल्यू हो गई 3 सेकेंड्स। वो कार जो है ना वो पॉइंट D से पॉइंट B तक 3 सेकेंड में पहुंच जाएगी। बताइए समझ गए? दोबारा से समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमको ये बताया गया है कि एक जो हाईवे है ना, वो हाईवे सीधा एक टॉवर के बेस तक पहुंचता है, टॉवर के फुट तक पहुंचता है हाईवे, ठीक। अच्छा, और वहाँ पर हाईवे पर एक कार चलती है जिसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही है। तो हमने ये कहा लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार भी x मीटर पर सेकेंड, कार की जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसको x मान लिया। उसके बाद फॉर कार गोइंग फ्रॉम C टू D, तो कार अगर C से D तक जो जा रही है तो उसके लिए मैंने क्या करा कि CD की लेंथ निकाल ली, ठीक है। वो क्यों निकाली, क्योंकि हमें ये बता रखा है कि ऑब्जर्वर ऊपर खड़ा हुआ है, वो देखता है कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, और 6 सेकंड बाद वो देखता है कि कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि अच्छा 30 डिग्री से 60 डिग्री होने में 6 सेकंड लग गए, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकंड लगे हैं उसको, ठीक। तो टाइम कितना लगा, 6 सेकंड्स। डिस्टेंस कितना है, C से D, CD, और स्पीड मैंने मान लिया x, ठीक। तो यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो CD की वैल्यू क्या आ गई, 6 मीटर, 6x मीटर, ठीक। अच्छा जी, अब ट्राइंगल ABC की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ये देखा कि भाई मेरे को 30 डिग्री और 60 डिग्री दे रखा है, तो इसमें tan थीटा तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा, ठीक है। tan थीटा ही लगाते आ रहे हैं सारे क्वेश्चन में, किसी किसी में sin थीटा लगा है। तो आप ये देखिए tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, पूरा बड़ा ट्राइंगल ABC, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AB क्या है, टॉवर की हाइट, h अपॉन BC, h अपॉन BC, यहाँ से BC की वैल्यू आ गई √3h, ठीक है। ऐसे ही छोटा ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ABD, तो ट्राइंगल ABD में करा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD, तो यहाँ से BD की वैल्यू आ गई h अपॉन √3, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि x है और h है,
तो दोनों का आपस में रिलेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों ही अननोन है, मुझे एक्स भी नहीं पता क्या है और एच तो पता ही नहीं है कि क्या है। तो दोनों का रिलेशन कैसे निकालेंगे, बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी करके। बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी, जो जो वैल्यू पता है सब रख देंगे। बी डी की वैल्यू एच अपॉन रूट थ्री, सी डी की वैल्यू 6x, बी सी की वैल्यू रूट थ्री एच। यहाँ से एक्स और एच में रिलेशन निकाल दिया। ठीक है, क्लियर है इतना? जो कैलकुलेशन वर्क तो समझ गए थे ना। तो एक्स और एच में रिलेशन आ गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि इस पॉइंट से वो फुट ऑफ द टॉवर तक कितनी देर में पहुंच जाएगी कार, ये आपको बताना है। तो हमने ये कहा कि डी से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो टी बताना है। तो टी मुझे नहीं पता, स्पीड तो यूनिफॉर्म है, तो एस इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एच अपॉन थ्री रूट थ्री। डिस्टेंस है बी डी, बी डी हम पहले ही निकाल चुके हैं, एच अपॉन रूट थ्री। सारी वैल्यूज डाली, टी की वैल्यू 3 सेकंड्स आ गई। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से जैसे ये क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 भी है। 14 भी कुछ इसी तरीके का है। ये देखिएगा क्या है इसमें, क्वेश्चंस जो है ना वो थोड़े से बड़े दे रखे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 है, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during this interval. ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक 1.2 मीटर इसकी हाइट है, गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर। तो ये ए बी, इसकी गर्ल की हाइट हो गई 1.2 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि शी स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, तो वो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो वो स्पॉट करती है कि एक बलून उड़ रहा है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, उसकी आईज से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, एक लाइन जो कि ग्राउंड के पैरेलल हो उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। और ये इस पॉइंट को बोल दिया मैंने सी, इस पॉइंट को बोल दिया डी, इस पॉइंट को बोल दो ई। थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। तो मैं ये जानता हूँ कि अगर हम किसी चीज़ को, कोई चीज़ अगर हम ऊपर देख रहे हैं, तो कोई चीज़ अगर हम थोड़ा नज़दीक से देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा, और अगर हम दूर हटते चले जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा। ठीक है ना। किसी बिल्डिंग को अगर मैं दूर से देख रहा हूँ तो हमें गर्दन ज़्यादा नहीं उठानी पड़ेगी, और जैसे जैसे हम पास आते जाएंगे और बिल्डिंग के टॉप को देख रहा होगा तो गर्दन ज़्यादा उठानी पड़ेगी, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा जितना हम नज़दीक जाएंगे तब। तो अब ये बलून जो है, बलून थोड़ा दूर जाएगा तभी एंगल ऑफ एलिवेशन घटकर 30 डिग्री होगा। तो बलून ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ए बी सी डी ई एफ, मैंने इस पॉइंट को एफ बोल दिया। तो यहां से जब इसने ऑब्जर्व करा तो एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस होकर 30 डिग्री हो गया। ए बी सी डी ई एफ जी, इस पॉइंट को बोल दीजिए एच, ई एफ जी एच।
हाँ जी बताइए, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्वेश्चन क्लियर है? अब देखिएगा इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि बलून की जो हाइट है ना 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड से बलून की हाइट जो है वो 88.2 मीटर है। 88.2 मीटर का मतलब ये वाली जो हाइट है ना इतनी, ये 87 मीटर है, तभी तो 1.2 मीटर इसमें जुड़ेगा तो 88.2 बन जाएगा। ठीक है, ये 87 मीटर हो गई इतनी हाइट। ठीक, अब देखिएगा, अब वो पूछ के, क्योंकि ये वाली हाइट जो है 1.2 मीटर है ना, तो अगर नीचे तक जाएंगे तो 87 प्लस 1.2 88.2 हो जाएगी। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, मतलब आपको डीजी बताना है या सीएफ बताना है या ईएच बताना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा इसमें। ठीक है, कैसे बताएंगे? बेहद आसान है। ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एफ जी ए, इन ट्राइंगल एफ जी ए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एफ जी अपॉन ए जी, एफ जी अपॉन ए जी, tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू एफ जी कितना है 87 अपॉन ए जी कितना है हमें पता नहीं, अभी बस ऐसे ही लिख दो, ए जी इंटू 1 इज ए जी, और ये हो गया 87√3 मीटर। बताइए जी, क्लियर है इतना? ए जी की वैल्यू 87√3 मीटर आ गई। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा ट्राइंगल है, दूसरे ट्राइंगल में लगा दो यही tan थीटा। तो हमने कौन से ट्राइंगल में लगाया? एफ जी ए में। अब इस छोटे ट्राइंगल में लगा दो सी डी ए में। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा इन ट्राइंगल सी डी ए, इन ट्राइंगल सी डी ए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी ए। tan 60 डिग्री कितना होता है √3, और सी डी जो है वो जो एफ जी है 87, सी डी भी तो 87 ही है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 87 अपॉन डी ए, डी ए हमें निकालना था, तो डी ए इधर चला जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, तो डी ए इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि रैशनलाइज करके ना नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, और 87 3 से डिविजिबल है, तो √3 से नीचे मल्टीप्लाई, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास हो गया 87√3 अपॉन 3 29, तो डी ए हो गया 29√3 मीटर। ठीक, अब हमको डिस्टेंस बताना है कि बलून ने इसमें डिस्टेंस यहाँ से डी से जी तक जाने में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे बस। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द रिक्वायर्ड इंटरवल इज इक्वल टू, ये डी जी बताना है, तो डी जी इज इक्वल टू ए जी माइनस ए डी। तो ये जो डी जी वाली लेंथ है कैसे निकलेगी? ये जो पूरी लेंथ है ए जी माइनस ए डी करके। ठीक है, तो ए जी कितना निकाला था 87√3 माइनस ए डी मतलब डी ए की बात है, तो ये हो गया 29√3।
तो 17 माइनस 9 इज 8, और इधर 7 बचा, 58 ना, 58√3 मीटर, ये है इसका आंसर। बताइए जी, क्लियर है सभी को? ठीक है, ये जो लास्ट के क्वेश्चंस थे, मैंने आपको कहा भी था लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस शायद नहीं होंगे, थोड़े से टेढ़े हैं बस, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा एक और, देखिए इसी में रिवर्स ऑर्डर में ही मैं चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये जो लाइट हाउस होता है ना, लाइट हाउस क्या होता है? लाइट हाउस क्या होता है कि जो जैसे समंदर होता है, तो समंदर का कि जो किनारे पर, वहाँ पर एक लाइट हाउस होता है। लाइट हाउस मतलब बहुत बड़ा टावर होता है, उसके ऊपर बड़ी सी लाइट लगी रहती है। तो लाइट को ऐसे घुमाकर वो जो ऊपर जो वॉचमैन खड़ा होता है, वो देखता है कि कहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कोई दूसरे कंट्री का या कोई इलीगल शिप, वो तो मतलब हमारे बॉर्डर के अंदर एंटर तो नहीं कर रहा है, ये देखने के लिए। तो लाइट हाउस पर from the as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, तो 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। क्वेश्चन नंबर 13। सेवेंटी 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, ठीक, फ्रॉम द सी लेवल। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एक शिप का तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, इसको थोड़ा नीचे बना रहा हूँ मैं। एक शिप का तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, इसको सी बोल दिया। और एक दूसरा शिप है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अगर एक शिप एग्जैक्टली दूसरे के पीछे है, 1 मिनट वेट करिए भाई। तो इसमें देख लीजिएगा कि एक शिप जो है ना, ये 75 मीटर ऊंचा तो लाइट हाउस है, और यहाँ से एक शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री दिखाई देता है। और जो दूसरा शिप है ना, वो कह रहे हैं कि एक शिप दूसरे शिप के ठीक पीछे है, तो इसके पीछे नहीं बनाना, उसे आगे बनाना है। बताऊंगा क्यों। और ये एंगल बनेगा 45 डिग्री। आगे क्यों बनाया? क्योंकि मैंने बताया आपको कि जितना हम बिल्डिंग के नज़दीक जाते जाते हैं, हमारी गर्दन उतनी ऊपर उठती चली जाती है जब हम बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जितना शिप नज़दीक आता जाएगा, उसका एंगल जो है वो बढ़ता चला जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा।
तो आप ये देखिए कि इधर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री दे रखा था, ऑब्जर्वर ऊपर खड़ा होकर देख रहा है, तो यहाँ पर जो ये एंगल है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 30 डिग्री बन गया। ये पॉइंट डी है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री बन गया। ठीक है, अब देखिएगा वो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस ये है, तो दोनों शिप एक के पीछे एक हैं सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस पर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, CD निकालना है। तो क्या करेंगे, BC निकाल दो, BD निकाल दो, BC में से BD सब्ट्रैक्ट कर दो, CD आ जाएगा। तो दोनों ट्राइंगल में लगा दो आप tan थीटा। तो इन ट्राइंगल ABD tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। AB अपॉन BD, tan 45 डिग्री 1 है और AB कितना है 75 मीटर है, तो BD इंटू 1, BD भी 75 मीटर आ गया, पहली चीज़ तो ये। और उसके बाद अगला देख लो, इन ट्राइंगल, तो ये तो मैंने छोटा ट्राइंगल लिया, बड़ा वाला ले लीजिए, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन पूरी लेंथ BC। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, AB है 75, BC इंटू 1 इज BC, और ये हो गया 75√3 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास BC की भी लेंथ आ गई और BD की लेंथ आ गई। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स BC माइनस BD, BC में से BD को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आ जाना है मेरे पास CD। ठीक है, तो BC कितना है 75√3 और BD कितना है 75 कॉमन ले लो और ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। अंडर रूट है, अंडर रूट के टर्म्स में हमको आंसर को छोड़ना है, कोई उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और मुझे कोई क्वेश्चन इसमें लग नहीं रहा है, आप भी ट्राई कर लेना, अगर कुछ डाउट आए तो बता देना। बाकी और कोई नई चीज़ इस चैप्टर में नहीं है। अगला चैप्टर सर्कल कहोगे, सर्कल जो कहोगे वो स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है ना। हाँ, AP रिवाइज करवाना है, हाँ वो करेंगे ना। अभी पहले सर्कल तो देख लें, कुछ बच्चों के पेपर में सर्कल आ रहा है। हाँ करवा दूंगा मैं, हाँ तो मैं पहले सर्कल करवा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए ठीक है, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, देख रहा हूँ, ठीक, देख इसी जनरेटर नहीं है सिलेबस में, देख